आरजेडी का दोस्त बनकर बिहार में बीजेपी की सरकार बनाएंगे ओवैसी। जी हाँ, पर्दे के पीछे असली खेल कुछ और ही है, इसलिए इस वीडियो में अंत तक बनकर पूरी कहानी समझ लीजिए। बिहार एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने न्यूज नेशन से बातचीत करते हुए बताया है कि उनकी तरफ से आरजेडी को अलायंस का प्रस्ताव भेजा गया है। हालांकि दूसरी तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। अब सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव ओवैसी को महागठबंधन में शामिल कराएंगे। जानकारों का तो कहना है कि ये कदम ओवैसी की एक बहुत बड़ी चाल है, जिसका फायदा बीजेपी को होने वाला है। ओवैसी के विरोधी पहले से ही उन्हें बीजेपी की बी टीम बताते रहे, इसलिए हो सकता है कि ओवैसी ने इस परसेप्शन को तोड़ने के लिए महागठबंधन का दोस्त होने का ढोंग रचा, ताकि लोगों में ये संदेश पहुंचे कि ओवैसी तो महागठबंधन के साथी हैं, उसके शुभचिंतक हैं और उनके मुस्लिम वोटों में पहले से भी ज्यादा इजाफा हो जाए। अब यहाँ अगर आरजेडी और कांग्रेस एआईएमआईएम के साथ बिहार चुनाव में अलायंस नहीं भी करती हैं, तो भी यह परसेप्शन तो बदलेगा कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। ओवैसी की पार्टी अगर अलग से भी लड़ती है तो जाहिर है कि पिछले विधानसभा चुनाव में जहां एआईएमआईएम ने 20 सीटों पर लड़कर 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, इस बार उससे तो ज्यादा ही सीटें आएंगी। कहा तो ये गया है कि एआईएमआईएम 100 सीटों पर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। ओवैसी को ज्यादा सीटें मिलने का मतलब सीधा सीधी आरजेडी के मुस्लिम कोटे के वोटों में कटौती, जैसा कि पिछली बार भी हुआ था। और इसका फायदा डायरेक्टली बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक वैसे भी बीजेपी का कोर वोट बैंक तो है नहीं, और एआईएमआईएम के साथ मुस्लिम वोटरों के जाने से आरजेडी की सीटों की संख्या भी कम होगी। मतलब बीजेपी की सरकार बनने का रास्ता साफ हो सकता है। पहले से ही ऑपरेशन सिंदूर के चलते जो माहौल बना हुआ है, इसके चलते बीजेपी की लहर चल रही है। पाकिस्तान को जिस तरह से भारत ने कूटा है, ऐसे में लोगों में पूरा माहौल बीजेपी के लगभग पक्ष में नजर आ रहा है। यही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से ओवैसी ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी और भाषण दिए हैं, ऐसे में बिहार के मुस्लिम वोटर्स में उनकी पहुंच और पॉपुलैरिटी भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। जानकारों का कहना है कि इस बार बिहार में मुस्लिम वोटों का बिखराव निश्चित है। हालांकि अगर ओवैसी की पार्टी महागठबंधन में शामिल हो गई, तब तो जाहिर तौर पर ऐसा नहीं ही होगा, जब तक कि ओवैसी की पार्टी पोस्ट पोल के बाद भी अलायंस को बरकरार रखे और उसे तोड़े नहीं। बिहार चुनाव में गठबंधन को लेकर एआईएमआईएम चीफ अजदुद्दीन ओवैसी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। Well, this is a decision that has been taken by our Bihar unit. Let us see what happens. I cannot comment on it. It's too early. Let us see what happens. But this question will be answered by Mr. Akhtar Liman, who is our president, who is the MLA of our party. Let us see what happens. कुछ तो डिसाइड किया होगा सर, कितनी नहीं, अभी तो नहीं, डिसाइड तो बहुत किए हम लोग। अभी जो आप जो सवाल किए उसका देखते हैं क्या होता है। वहीं पूरे मसले को लेकर न्यूज नेशन से बात करते हुए बिहार एआईएमआईएम चीफ अख्तरुल इमान ने कहा कि उनकी पार्टी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से इस प्रस्ताव के साथ संपर्क किया है कि दोनों पार्टियां विशेषकर बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र में एक साथ आएं। अख्तरुल इमान ने कहा कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं और इसलिए हमने तेजस्वी यादव से महागठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव उनके विधायकों के माध्यम से भेजा है। अब फैसला उनका है। उनके विधायकों ने मुझे बताया कि मेरा प्रस्ताव विचाराधीन है और अब तक खारिज नहीं किया गया है। सुनिए। बिहार की राजनीति में महागठबंधन के साथ एआईएमआईएम के आने की बात जो है वो अब सामने आ रही है। इससे पहले जब ओवैसी साहब बिहार आए थे तब उन्होंने कई बातें कही थी। हालांकि अब देखिए, जो कह सकते हैं कि बिहार में राजनीतिक बदलाव जरूर आने की बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि एआईएमआईएम जो है वो महागठबंधन के साथ आ सकता है। हमारे साथ एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमान साहब। सर, लगातार आप जो है वो विरोध करते थे तेजस्वी यादव का, चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, लेकिन एक तरफ अब सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो तेजस्वी यादव या महागठबंधन को लेके कह सकते हैं वो नजर आ रहा है, कह रहे हैं कि उनके साथ जाने के लिए। नहीं, आपने शायद मेरे असेंबली के पूरे कार्यकलाप पर आपकी नज़र नहीं रही है। माइनॉरिटी के लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, बिहार में जाति आधारित गणना की जो रिपोर्ट आई है, तो आप देखेंगे कि मुसलमानों की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है। दलितों को इंसाफ नहीं मिल सका है। हाशिए के लोग अभी भी हाशिए में हैं। शेड्यूल कास्ट के लोगों को 4 लाख नौकरी मिलनी थी, 3 लाख नौकरी मिली, 1 लाख से ज़्यादा नौकरी उनकी चली गई है। मैं इन बिंदुओं को लगातार उठाता रहा हूँ, लेकिन मसला ये है, छोटे छोटे मुद्दे भी हैं और बड़े मुद्दे भी हैं। देश के सामने में और राज्य के सामने में सबसे बड़ा मुद्दा है कि बिहार का तख्त ताज किसके कब्जे में जाए। बिहार में लगातार सांप्रदायिक शक्तियों के हाथों में बिहार के चले जाने के नतीजे में बिहार में करप्शन बढ़ा है, कम्युनलिज्म बढ़ा है और उसकी वजह से आने वाली पीढ़ी का नुकसान हो रहा है। तो बिहार के हर एक व्यक्ति की सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि आने वाले दिनों में बिहार का मुखिया किसी कॉमनल आदमी को नहीं बनने दिया जाए। और इस वक्त बिहार के भविष्य को बचाने के लिए ज़रूरी है कि सेकुलर वोटों को जमा किया जाए। इसलिए सेकुलर वोटों में बिखराव नहीं हो, इसी गर्ज से हमने इंडिया गठबंधन के लोगों को मैसेज दिया है
कि साहब अगर आप संजीदा हो वाक़तन, आपको तो तख्त व ताज चाहिए, हमें तो सिर्फ इंसाफ चाहिए। तो इसलिए अगर आप संजीदा हो तो MIM आपके साथ काम करने के लिए तैयार है। ये आपको फैसला करना है कि आप सेकुलर वोटों के बिखराव को रोकना चाहते हो या सेकुलर वोटों को फिर बिखरने देना चाहते हो। आप फैसला करो, हमने मैसेज दिया है। लेकिन आपको लगता है क्या कि तेजस्वी यादव जो हैं वो बेहतर चेहरा है नीतीश कुमार से, क्योंकि बिहार को लेकर आप यही कहना चाह रहे हैं कि आप उनका साथ देना चाहते हैं, वो जरूर तख्त-ओ-ताज मिले चेहरा जो है तेजस्वी यादव रहें, आप उनके साथ रहें, सेकुलर वोट को एक करना चाह रहे हैं, तेजस्वी यादव बेहतर चेहरा? लेसर एविल पर दुनिया चल रही है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि यकीनन कि इस वक्त जो लोग भी हैं अदर देन NDA, ये लोग मुमकिन है दूसरी खराबी हो सकती है, लेकिन मैं इनको कॉमनल फोर्स नहीं कह सकता हूँ। इसलिए इस वक्त देश को कॉमनल फोर्सेस से बचाना चाहिए। इसी वजह से हमने ये प्रपोजल रखा है। 2005 से पहले का इसी सरकार का जिक्र किया जाता है, जंगल राज रहा है जब लालू प्रसाद यादव की सरकार रही है। उन्हीं के बेटे हैं तेजस्वी यादव, उनको लेकर भी ये आरोप लगा है, चाहे वो लैंड फॉर जॉब मामला हो, अलग अलग मामलों में खुद तेजस्वी यादव जो है उन पर आरोप लगा है। तो लगता है कि एक आरोपी व्यक्ति एक अच्छा मुख्यमंत्री हो सकता है जिसका साथ देने की आप बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ उसको तो सर्टिफिकेट नीतीश कुमार जी ने दिया, अपने साथ उप मुख्यमंत्री बना कर रखा। मौजूदा वक्त बिहार का जो राजनीतिक दशा और दिशा है, इसको तय करने के लिए आप गंगा स्नान किए हुए लोगों को ढूंढ रहे हैं, तो ऐसे साधु संत अब आपको बरगद और पीपल के दरख्त के नीचे मिलेंगे। वर्ण नहीं, यहाँ जो लोग आए हैं अक्सर के दामन वो हैं। इसमें यही कहिए कि इसमें गोरा कोई नहीं है, इसमें काला कौन है, सांवला कौन है ना? उसी पर इस वक्त काम चलाने की ज़रूरत है। ये पूरे देश में आज यही हो रहा है, पूरे देश में यही हो रहा है। लेसर एविल पर काम चल रहा है, इसीलिए इंसानों की बस्ती में देवता मत तलाश कीजिए आप, है ना? और वो क्या मामला है, नहीं मामला है, कोर्ट जाने। लेकिन बिहार में इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो दूसरे पाप को हम झेल सकते हैं, लेकिन सांप्रदायिकता के पाप से बड़ा पापी कोई नहीं है। अब सवाल ये भी आ जाता है, 2020 में आपने 5 सीटें आपकी पार्टी ने जीती थी, 4 विधायक जो हैं तेजस्वी यादव ने ले लिए जब उनके समय उनका शासनकाल रहा, और फिर सरकार भी बनाई, मंत्री भी उन्हें बनाया। तो क्या लगता है कि जिन्होंने पहले ही आपके साथ विश्वासघात किया हो, अब उस गठबंधन में जाने के बाद कोई फायदा होगा? नहीं, मेरे इस दिल के बड़ेपन को आप ज़रा महसूस कीजिए। मैंने कई जगहों पर कहा है कि देखिए, मैं सेकुलरिज्म के लिए या सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए मैं कितना संजीदा हूँ कि जिसने मुझे तकलीफ पहुँचाई है मैं उसके साथ जाने के लिए भी तैयार हूँ। और आप मेरी संजीदगी को भी देखिए कि कॉमनल फोर्सेस को रोकने के लिए हम क्या कुछ तकलीफ सह सकते हैं। इस तकलीफ के बावजूद भी चूँकि मुझे बिहार से मोहब्बत है, बिहार के सौहार्दपूर्ण वातावरण से, हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत से मुझे मोहब्बत है, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि घिरने का जो कारोबार है वो रुके और इस राज्य में एक बेहतरीन वातावरण तैयार हो। मैं उसके लिए प्रयासरत हूँ। आपने तेजस्वी यादव का जरूर जिक्र किया है, लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि आपने देखा है 2005 से पहले कुछ नहीं था, क्या व्यवस्था थी बिहार की, जब वो खुद सत्ता में आए तो बदले। क्या लगता है कि जो व्यवस्था नीतीश कुमार ने बिहार के लिए की पिछले 20 सालों में वो बेहतर है कि नहीं? लंबे बहस का मौजू हो सकता है, लेकिन आप देखेंगे कि उस काल में आपने मॉब लिंचिंग होते हुए नहीं देखा होगा। इंसानों को इंसानों से कुछ लोगों का मामला होगा, लेकिन धर्म के नाम पर लोगों को इस तरह लड़ते हुए नहीं देखा होगा, है ना? बेरोजगारी और जगह भी थी, लेकिन बिहार के लोगों को जितना बेरोजगारी के आज दशा झेलना पड़ रहा है, कल आज में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है ना? टैक्सेस बढ़े हैं और तकनीकी एक इनकलाब आया है देश में, उससे थोड़ी बहुत अगर भौतिक विकास हुआ भी है तो ये कोई इनकी देन नहीं है, तो समय के परिवर्तन का हिस्सा है। और जहाँ तक आप कहेंगे कि अफसरशाही, कल के दिन में अगर आप तुलना करेंगे ईमानदाराना तौर पर कि नीतीश कुमार के आने के बाद लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है, अफसरशाही सर चढ़कर बोल रहा है। इनके विधायक और MLA आज वीडियो और दरोगा से बात करने के लायक नहीं रह गए हैं। ये बिहार है, क्या कहते हैं आप? इनके वही ऑफिसर बचे हुए हैं जिनके यहाँ छापा नहीं पड़ा है। छापा पड़ रहा है तो आज मशीनों से पैसे करने की नौबत आ रही है। आप शराबबंदी की बात कर रहे हैं, शराब की होम डिलीवरी हो रही है, इनके ऑफिसर शराब पी रहे हैं, इनके डॉक्टर्स कई जगह हॉस्पिटल में पकड़े गए हैं। मामला ये है कि सारी पॉलिसियाँ गलत हैं और नीतीश जी कहीं ना कहीं बीजेपी का मोहरा बन गए हैं। और सबसे बड़ा नुकसान जो बिहार के सौहार्दपूर्ण समाज का हुआ कि RSS और बीजेपी को गाँव तक पहुँचाने का काम अगर किसी ने किया है तो नीतीश जी ने किया है। इंडिया ब्लॉक के सूत्रधार नीतीश कुमार रहे थे। एक ऐसा वक्त आया जब सभी विपक्षी दलों को एक साथ नीतीश कुमार ने पटना में बुला लिया। अब उसी ब्लॉक के साथ आप जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने अपनी बात भी कही है, ये बताइए कि अगर मानते भी हैं तो सीट को लेकर क्या कुछ बातें बनेंगी या कुछ सीटों को लेकर आपकी बातें हैं कि सीटें मुझे कितनी चाहिए? तो दूसरे स्टेज की बात होगी। पहले ये तो करें कि ये लोग बात करने के लिए भी तैयार हैं कि नहीं है।
हमने अपना मैसेज, हमने अपने दायित्व का निर्वहन कर दिया है। हम संजीदा हैं, सेकुलर वोटों का बिखराव न हो, हम आपको गवाह रखते हैं और बिहार की जनता को हम गवाह रखते हैं कि सेकुलर वोट अगर बिखरेगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। हम इस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। क्या AIMIM के जो राज्य इकाई है वो केंद्र इकाई से इन चीज़ों को लेकर समर्थन मिल चुका है? क्या ओवैसी साहब ने इसको लेकर हाँ कहा? नहीं, अवैसी साहब से हम लोगों ने इस मुद्दे पर बात की है और अवैसी साहब ने कहा है कि हरचंद के आपको उसने तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन बिहार के हालात के बारे में आप लोग जो मुनासिब समझे फैसला लें। एक आखिरी सवाल है, एक और युवा चेहरा जो है इन दिनों बिहार की राजनीति में आने की बात कर रहे हैं, चिराग पासवान का हम जिक्र कर रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि वो केंद्र की राजनीति ज़्यादा दिन नहीं करना चाहते, बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, पिछड़ों की राजनीति करना चाहते हैं। तो क्या चिराग पासवान भी एक बेहतर चेहरा है? चिराग पासवान जी खूबसूरत आदमी हैं, फिल्मी दुनिया से लौट कर आए हैं, अच्छी अच्छी बात करते हैं, लेकिन एक बड़ी भूल है वो हो रही है उनसे कि जिनकी दवा खा के वो बीमार हुए हैं उसी से वो दवा ले रहे हैं। दलितों का शोषण और दोहन जिन लोगों ने किया है, ये निज स्वार्थ की राजनीति तो हो सकती है चिराग साहब की, लेकिन अपने समुदाय के, दलितों के, उनके पिताजी का जो सपना था, जो बाबा भीमराव अंबेडकर के रिजर्वेशन के नाम पर दलितों को सियासत में हिस्सेदारी मिली, क्या बाबा भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों को इंसाफ दिला पा रहे हैं वहाँ जाकर? क्या दलितों के मान और सम्मान, उनकी नौकरी, बिहार में 1 लाख से ज़्यादा शेड्यूल कास्ट की नौकरी खत्म कर दी इन लोगों ने। उसके बावजूद भी अगर उस गठबंधन के साथ हैं तो चिराग जी एक अच्छे आदमी हो सकते हैं, लेकिन उनका जो राजनीतिक सफ़र है वो बेहतर तौर पर सही सिमत में नहीं है। चलते एक आखिरी सवाल है, क्या जो उम्मीद है आपकी कि महागठबंधन आपका साथ देगी, तो अगर साथ देती है तो साथ जाएंगे, चीज़ों को ठीक करेंगे? मैं दिल से राजनीति करता हूँ, दिमाग के तंत्र से नहीं। साफ कहता हूँ, साफ बोलता हूँ, साफ सुनता हूँ। मैंने प्रपोजल रखा है, सम्मानजनक बात होगी तो होगी, नहीं होगी तो फिर अकेले चलने से मुझे कौन रोक सकता है। तीसरे फ्रंट की भी तैयारी? हाँ, यकीनन यकीनन। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमान साहब। कहा कि दिल से बात करते हैं, अगर महागठबंधन चाहती है साथ में आने के लिए तो हम तैयार हैं। साथ ही साथ ये भी कहा कि तीसरे फ्रंट की भी तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं चिराग पासवान को लेकर भी साफ कह दिया कि अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं लेकिन अच्छे राजनीतिकार नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना। यहाँ आपको जानकारी के लिए बता दें कि महागठबंधन में 2020 के चुनाव में 5 पार्टियां शामिल थी। इनमें वामपंथी 3 पार्टियों यानी CPIML, CPM और CPI के अलावा RJD और कांग्रेस शामिल थी। RJD ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था, कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी। CPIML के खाते में 19 सीटें और CPM, CPI को 10-10 सीटें दी गई थी। RJD ने 75 सीटों पर जीत दर्ज की थी, कांग्रेस को सिर्फ 19 पर सफलता मिली थी। CPIML 12 सीटों पर जीता, अन्य दोनों वामपंथी पार्टियों को 2-2 सीटों पर सफलता मिली थी। बीते लोकसभा चुनाव से मुकेश सहनी की पार्टी VIP भी महागठबंधन का हिस्सा है और अब तो RLJP के पशुपति कुमार पारस भी NDA से अपना रिश्ता तोड़ने की घोषणा कर चुके हैं। उन्हें कितनी सीटें चाहिए इसका खुलासा तो उन्होंने अभी तक नहीं किया है, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि इधर उधर से उनके लिए भी कुछ सीटों का बंदोबस्त महागठबंधन जरूर करेगा। अब AIMIM का ऑफर तेजस्वी यादव स्वीकार करते हैं या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।